श्री हरिः नमस्कार। ये बड़े अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे भगवान श्री राम की जन्म स्थली का जो विवाद था, जो पिछले 500 वर्ष से बना रहा, तो हमारे प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास, उनके भव्य मंदिर का जो भूमि पूजन है, आगामी 5 अगस्त को समस्त भारतीयों द्वारा बड़े ही प्रचुर घोष के साथ किया जाएगा। राम केवल एक प्रतीक मात्र नहीं है भारत में। राम का जो व्यापक व्यक्तित्व है, राम भारत के अधिष्ठान हैं। तो इस बड़े सुंदर अवसर पर कि जब राम मंदिर केवल एक मॉन्यूमेंट की तरह से, एक मंदिर की तरह से, जो पाश्चात्य और जो भारतीयता के विरोधी और विधर्मी तत्व हैं जो देखते हैं, तो ऐसा भाव आया। ये मार्क्सवाद और रामराज्य की एक जो बहुत ही विशद पुस्तक है, जो कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के कर कमलों द्वारा लिखी गई है। उनका जो प्रखंड और प्रचंड पांडित्य था, जो उन्होंने भारत के सनातनता को जो समझा, वो तो धर्म सम्राट ही थे, उनको वो उपाधि दी गई। तो भाव ये आया कि अपने प्रभु श्री राम के चरण कमलों में, क्योंकि ये भक्त का जो भाव रहता है, उसमें ये जो मार्क्सवाद और रामराज्य की जो प्रस्तावना, एक कंपैरेटिव डिस्कोर्स धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जो प्रस्तुत की, उसका एक मौखिक वाचन आप सभी की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। ये पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है और बड़े ही अलग अलग विद्वानों ने इस संपूर्ण कृति का में अपना योगदान दिया है। तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए, बिकॉज एक प्रस्ताव था कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद हो, और हमरे राम ने एक बार ये बीड़ा उठाने का प्रयास किया, पर समयाभाव के कारण, क्योंकि इसका जो प्रस्तावना है वो बड़ी ही क्लिष्ट है, बड़ी ही संस्कृत निष्ठ है, जो भारतीयता के रूपक में है। तो यह प्रस्ताव है कि इस पूरी 860 पृष्ठों की जो ये पुस्तक है, इसका मौखिक और आपके समक्ष ये स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग में इस पुस्तक का जो वर्जन है, जो लिखित पाठ है, वो भी आपके सामने आएगा। तो एक एकांगी रूप से, एक इंडिविजुअलिस्टिक रूप से इसको आपके सामने प्रस्तुत करने का भाव है, जब हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, उनके जन्म स्थान की भूमि का पूजन होने जा रहा है, और कुछ ही वर्षों के अंदर हम सभी को उस स्थान पर पुनः एक भव्य मंदिर का, जो राम है, हमारे भारतीयता के अधिष्ठान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके कारण ये भारत भूमि के बहुत रूपक बने, तो वो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस क्या हैं, वो रामराज्य के अधिष्ठान क्या हैं, उसको एक कंपैरेटिव रूप में जो श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने प्रस्तुत किया, उसको बांचने का प्रयास हमरे राम करेंगे। तो पहले अध्याय में प्रस्तावना और आमुख, यह पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से छपी, और गीता प्रेस के बारे में हम सभी को ज्ञात है ही। तो प्रस्तावना में है कि अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा, जनसंघ आदि राजनीतिक दलों द्वारा 1953 में जम्मू कश्मीर आंदोलन चलाया गया। उसी संबंध में श्री स्वामी करपात्री जी महाराज दिल्ली में गिरफ्तार हुए और वहां की जेल में नजरबंद कर दिए गए। वहां उन्होंने जो भी कम्युनिस्ट साहित्य उपलब्ध हो सका उसे अच्छी तरह पढ़ा, और फिर संस्कृत में उस पर एक लंबा लेख लिखना आरंभ किया। वह लेख पूरा न हो पाया और वे जेल से छोड़ दिए गए। अनेकों कार्यों में व्यस्त होने के कारण वह लेख अधूरा ही पड़ा रह गया। बाद में यह विचार हुआ कि यदि संस्कृत लेख का हिंदी अनुवाद कर दिया जाए और हिंदी में उसे आगे बढ़ाया जाए, तो उससे अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे। बंबई के उत्साही युवक विद्वान श्री वासुदेव व्यास ने, जो महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, संस्कृत के लेख का बड़े परिश्रम से हिंदी में अनुवाद कर दिया, किंतु निरंतर यात्रा पर रहने के कारण वह लेख आगे न बढ़ सका। फरवरी 1955 में प्रयाग कुंभ से लौटने पर काशी में श्री विश्वनाथ मंदिर सत्याग्रह के संबंध में वे फिर गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें जिला जेल में रखा गया। वहां उस लेख को आगे बढ़ाने का प्रयत्न फिर आरंभ हुआ। कम्युनिस्ट साहित्य की कई पुस्तकें जेल में पहुंचाई गई। जेल अधिकारियों ने
बहुत सी सुविधाएं दे रखी थी। दिन भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता था। जेल में भी अधिक अवकाश न मिलता था, पर तब भी लेख में कुछ प्रगति हुई। महीने भर बाद प्रयाग उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी अवैध बतलाते हुए उन्हें छोड़ देने की आज्ञा दी, पर साथ ही यह लिखा कि उत्तर प्रदेशीय सामाजिक अयोग्यता निवारण कानून के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलता रहे। जेल से निकलते ही यात्रा क्रम फिर चल पड़ा और लेख का कार्य रुक गया। उसी वर्ष श्री चरणों का चातुर्मास्य श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गा कुंड काशी में हुआ। चातुर्मास्य में यात्रा स्थगित होने से कुछ अवकाश मिलता है, अतः लेखन कार्य कुछ आगे बढ़ा। उन्हीं दिनों सिद्धांत का, जो पहले साप्ताहिक था और 3 वर्षों से बंद था, पाक्षिक रूप में पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। वह लेख उसी में क्रमशः प्रकाशित होने लगा, पर लेख का कलेवर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मूल विषय से संबद्ध कितने ही विषय सामने आ गए और उन पर लेखनी चल पड़ी। चातुर्मास्य समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद श्री विश्वनाथ मंदिर सत्याग्रह संबंधी मुकदमे में उन्हें 1 महीने की जेल हो गई। जेल में लेख का क्रम फिर चल पड़ा। जेल में मिल जाने वाले विद्वानों से बराबर इस विषय पर चर्चा चलती रहती थी। थोड़े ही दिनों में यह अनुभव होने लगा कि विषय केवल मार्क्सवाद के दर्शन तक ही सीमित नहीं रह सकता। उसमें तो समस्त पाश्चात्य दर्शन की आलोचना और अपने मत का प्रतिपादन आ जाता है। इस पर एक स्वतंत्र पुस्तक ही हो सकती है। इस दृष्टि से अनेक विषयों का समावेश होने लगा। महीने भर का कारावास पूरा होने पर श्री महाराज जी यात्रा पर फिर निकल पड़े, परंतु अब यात्रा में भी जहां कहीं कुछ अवकाश मिल गया, उन्होंने थोड़ा बहुत लिख डाला। सब सामग्री मिलाकर कई 100 पृष्ठ हो गए। कोई योजना बनाकर क्रम से उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी। जहां जिस विषय पर ध्यान चला गया, उसी पर कुछ ना कुछ लिख डाला। कभी कभी कोई ऐसी पुस्तक हाथ में पड़ जाती जिसमें पूर्व पक्ष मिल गया, तो उसी पर कुछ लिख डालते थे। इस तरह कई 100 पृष्ठ लिख डाले गए। यह सामग्री क्रमबद्ध करने की कठिन समस्या खड़ी हो गई। श्री महाराज जी को इतना अवकाश नहीं रहा कि वे सब सामग्री को पुनः पढ़कर उसे ठीक करते। पुस्तक समाप्त करने की दृष्टि से ही 1956 का चातुर्मास्य काशी में ही किया गया। उन दिनों कल्याण संपादन विभाग के श्री जानकीनाथ शर्मा ने, जो जेल में भी श्री चरणों के साथ ही रहे, बड़े परिश्रम से सब सामग्री क्रमबद्ध करने का प्रयत्न किया। गीता प्रेस गोरखपुर ने पुस्तक छापने की इच्छा प्रकट की और पांडुलिपि उसे भेज दी गई, पर इसका प्रूफ संशोधन भी सहज कार्य न था। लेखों के अंश काट काट कर क्रम से एक साथ जोड़े गए थे। प्रेस कॉपी ठीक न होने से प्रूफ संशोधन में बड़ी अड़चनें पड़ी, पर श्री जानकीनाथ जी ने बड़ा परिश्रम किया। फिर भी प्रूफ की अनेक अशुद्धियां रह गईं हों तो कोई आश्चर्य नहीं। जिस प्रकार पुस्तक लिखी गई, उसमें कहीं कहीं क्रम कुछ टूट जाना या कहीं पुनरुक्ति हो जाना अनिवार्य था, पर तब भी लेखों का ऐसा क्रम बना दिया गया कि पढ़ने से विचारधारा कहीं टूटती नहीं। पुस्तक में पाश्चात्य मत की आलोचना के साथ साथ अपने पक्ष का प्रबल प्रतिपादन किया गया है। अपने यहाँ की प्राचीन शैली है कि पहले पूर्व पक्ष चलता है, फिर उत्तर पक्ष। इस पुस्तक में भी उसी का अनुसरण किया गया है। फलतः यदि किसी विषय का एक स्थल पर विवेचन हो गया, तो फिर उसे उस परिच्छेद में विस्तार पूर्वक नहीं उठाया गया है जिसका वह मूल विषय है। पुस्तक के पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि दोनों पक्षों का समुचित ज्ञान हो जाता है, पर पढ़ने के लिए चाहिए धैर्य और जिज्ञासा। पुस्तक के कुछ पन्ने उलट देने या एकाध अध्याय पढ़ लेने मात्र से प्रतिपाद्य विषय का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। पुस्तक के नाम के संबंध में भी कुछ विचार चला। यद्यपि मार्क्सवाद शब्द रखा गया है, पर उसके साथ समस्त पाश्चात्य दर्शन का आलोचन आ गया है। मार्क्सवाद का बहुत कुछ संबंध राजनीति से है। उसके जोड़ में रामराज्य ही एक ऐसा शब्द है जिसमें समस्त भारतीय राजनीति का समावेश हो जाता है।
दोनों का ही आधार दर्शन है। इस दृष्टि से सभी दार्शनिक विषय भी आ जाते हैं। दोनों के मूल सिद्धांत लेकर ही विचार उठाया गया है, पर इतने से ही उसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि जिसमें धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के विषयों पर विचार चल पड़ा। इसीलिए किसी विषय पर कोई अध्याय पढ़ लेने मात्र से उसका सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। सभी विषय एक दूसरे से संबद्ध है, अतः पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ लेना आवश्यक है। अभी तक कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी जिसमें प्राच्य और पाश्चात्य आधारभूत सिद्धांतों का इतना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया गया हो। इस अभाव की पूर्ति इस पुस्तक से हो जाती है। यह बहुत आवश्यक है कि उस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद निकाला जाए, जिससे विदेशी विद्वान और ऐसे भारतीय विद्वान भी जो हिंदी नहीं जानते लाभ उठा सकें। पुस्तक पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। इसमें यह आग्रह नहीं कि अपना ही पक्ष माना जाए। श्री स्वामी जी महाराज की यह विशेषता है कि वे आलोचना का सदा स्वागत करते हैं और विचार विनिमय के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अपने देश में कम्युनिस्टों की संख्या कुछ कम नहीं, पर उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्सवाद का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। केवल कम्युनिस्टों से ही नहीं, पाश्चात्य दर्शन के सभी विद्वानों से ही अनुरोध है कि वे एक बार यह पुस्तक पढ़कर विचार विनिमय का मार्ग प्रशस्त करें। यदि आदि से अंत तक किसी ने यह पुस्तक सावधानी तथा धैर्यपूर्वक पढ़ी, तो उसे आधुनिक वादों से प्रच्छन्न सत्य का प्रकाश अवश्य मिलेगा। सत्य के अन्वेषक इस पुस्तक के लिए श्री स्वामी जी महाराज के सदा ऋणी रहेंगे। अस्तु। गीता प्रेस के संचालकों ने प्रेस में कार्याधिक्य रहने पर भी समय निकालकर जल्दी से यह पुस्तक छापकर वस्तुतः बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। गंगाधर शंकर मिश्र जी की यह प्रस्तावना महाशिवरात्रि विक्रम संवत 2014 को गंगा तरंग नगवा काशी में लिखी गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तक का जो आमुख, जिसमें वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से ये श्लोक, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेंद्र मानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद गणेभ्यः। आजकल संसार में दर्शन तथा राजनीति की बड़ी चर्चा है। उसमें भी पाश्चात्यों के दर्शन तथा नीति की तो बहुत ज्यादा। भारतीय जनता का भी इन दिनों जड़ विज्ञान के प्रभाव से उधर कम आकर्षण नहीं है। अपनी बात तो हम भूल ही गए हैं। बहुतों का तो यह अनुमान है कि भारत में पहले कोई राजनीति शास्त्र था ही नहीं। ऐसी दशा में एक ऐसी पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी जिसमें एक ही साथ पाश्चात्य दर्शन, राजनीति के साथ भारतीय दर्शनों तथा राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन हो और मूल्य भी कम हो। पाश्चात्यों के दर्शन एवं नीति आदि ग्रंथ स्वतंत्र हैं, साथ ही उनका मूल्य भी अत्यधिक है, जिससे कोई साधारण व्यक्ति उन सबों को प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे सौभाग्य से परमाराध्य अनंत श्री स्वामी जी श्री करपात्री जी महाराज ने बड़े अध्यवसाय से कृपा पूर्वक यह पुस्तक लिख दी, जो आज पाठकों के सामने है। इसमें पाश्चात्य दार्शनिकों एवं राजनीतिज्ञों की जीवनी, उनका समय, मत निरूपण, फिर उनकी आलोचना तथा साथ ही अपने ऋषियों के मत का तुलनात्मक अध्ययन एवं उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। विकासवाद के अध्याय में तो अद्भुत युक्ति तथा अगणित वैज्ञानिकों के मत द्वारा ही विकास का खंडन एवं ईश्वरादि का मंडन है। साम्यवाद, जिसकी आज सर्वाधिक चर्चा है, कि आचार्य मार्क्स के नाम पर तो यह पुस्तक ही है। उसके प्रत्येक अंग पर इसके पृथक पृथक अध्याय है, जिसमें उनकी पोल खोलकर तर्क द्वारा ही उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। साथ ही अपने गूढ़तम अकाट्य न्याय तथा वेद वेदांत के सिद्धांतों को भी विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अंत में संक्षिप्त प्राचीन भारतीय निर्दोष शासन प्रणाली भी दे दी गई है। शीघ्रता के कारण पुस्तक में आए हुए व्यक्तियों तथा परिभाषिक शब्दों की
अनुक्रम सूची नहीं बन पाई। विषय सूची में से केवल थोड़े से ही नाम हैं। पाश्चात्यों का मत उद्धरण या में रखा गया है, इसके बाद तुरंत ही भारतीय मत रखा गया है। पाश्चात्य ग्रंथों का उल्लेख पृष्ठों में ना हो सका है, उसकी सूची अंत में दे दी गई है। अपने ग्रंथों का उल्लेख यथास्थान पुस्तक के पृष्ठों में ही है। इसी तरह एक ही पुस्तक में इतनी अधिक सामग्री आ गई है कि उसे दर्शन तथा राजनीति का विश्वकोश कहना भी अनुपयुक्त न होगा। डिमाई साइज के 800 से भी अधिक पृष्ठों में सार सार बातों का संग्रह है। यह सब देखते हुए इसका मूल्य कम ही है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं धर्म के साक्षात विग्रह श्री स्वामी जी महाराज की कृपा तथा गीता प्रेस की तत्परता देखकर ऐसा लगता है कि इस कार्य के भीतर परम मंगलमय परमात्मा की ही शुभ प्रेरणा है। इसके अनुशीलन में जो मेरा समय लगा वह भी भगवत कृपा का ही परिणाम है। मेरा विश्वास है कि जो सज्जन इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे वे तामस अविवेक के क्लेश से मुक्त होकर सात्विक ज्ञान तथा हृदय प्रसाद को निश्चय प्राप्त करेंगे। दर्शन एवं राजनीति का निर्मल ज्ञान तो उन्हें प्राप्त होगा ही। द्वितीय संस्करण का निवेदन भी हम उसके बाद पढ़ देते हैं। पहला संस्करण छपने के बाद तुरंत ही समाप्त हो गया। तब से इसके दूसरे संस्करण की मांग बार बार आती रही, पर एक बड़ी मशीन के टूट जाने तथा कुछ पुर्जों के मार्ग में ही खो जाने से, दूसरी एक नई मशीन के व्यर्थ पड़े रहने से प्रकाशन में देरी होती रही। अंत में ग्राहकों के तीव्र आग्रह से यह दूसरा संस्करण जैसे तैसे तैयार किया गया है। इस बार बौद्ध दर्शन के बहुत से नए पृष्ठ जोड़े गए हैं, फिर भी मूल्य वही रखा गया है। इस पुस्तक की राहुल जी ने एक छोटी सी आलोचना लिखी थी, पर राहुल जी यानी राहुल सांस्कृत्यायन जी, जो कि बड़े कम्युनिस्ट विचारधारक रहे हैं और गोरखपुर के समीप ही वो निवास करते थे, पर उसमें तत्व की कोई बात न थी, केवल बाहरी आक्षेप थे। पुस्तक के किसी भी अंश पर कुछ न लिखकर स्वामी जी के लेखन आदि पर ही संदेह किया गया था। अतः उनका उत्तर इसमें न देके महाराज जी ने उसे अलग से ही प्रकाशित करने उचित समझा। वह धर्म संघ दुर्गाकुंड काशी के पते पर मिल सकता है। जानकीनाथ शर्मा जी जिन्होंने सारा संकलन किया, उनकी यह आमुख उन्होंने लिखा है। इस पुस्तक की कुछ समाचार पत्रों की, उस समय के समाचार पत्रों की सम्मतियां भी हम पढ़े देते हैं। नवभारत टाइम्स दिल्ली बंबई 14 दिसंबर 1958। भौतिकवाद की प्रचंड आंधी ने समस्त संसार की चिंतन धारा को झकझोर दिया है। आज संसार की लगभग आधी आबादी मार्क्सवाद से प्रेरणा लेकर अपने अपने ढंग पर आर्थिक उन्नयन के लिए प्रयत्नशील है। भारत भी इस हवा से अछूता नहीं है, पर यहाँ की दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं को लांघकर कोई भी वाद इस देश में पनप नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं होना चाहिए, इसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की यह रचना है। प्रस्तुत ग्रंथ में न केवल मार्क्स बल्कि तमाम पश्चिमी राजनीति शास्त्रों का गंभीर विश्लेषण द्वारा खंडन किया गया है। वस्तुतः यह एक अनुपम ग्रंथ है। युग धर्म, जो कि नागपुर और जबलपुर से छपा करता था, उसमें सम्मति लिखी गई। हर व्यक्ति के लिए पुस्तक संग्रहणीय है। हिंदी इस रचना के लिए चिर ऋणी रहेगी। भारतीय कम्युनिस्ट ही नहीं, सभी प्रगतिशील इस पुस्तक से वह भाषा और विचार सीख सकते हैं जो आज भारत की प्रगति के नाम वाली वास्तविक दुर्गति के पाश से मुक्त करने के लिए परमावश्यक है। बंबई के वेंकटेश्वर समाचार ने लिखा है कि विद्वान लेखक का यह महान प्रयास अभिनंदनीय एवं प्रशंसनीय है। भारत के वर्तमान सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं तथा पाश्चात्य दर्शनों के प्रशंसकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज का यह महान प्रयास समाज और राष्ट्र के लिए परम कल्याणकारक है। इसी प्रकार भारत आर्यावर्त कांति आदि ने भी प्रशंसा इस पुस्तक की है। प्रस्तावना आमुख के बाद इस प्रथम संस्करण में, इस वीडियो वॉइस एंड लिटरेरी एपिसोड में इस पुस्तक में है क्या, इसकी विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में भी एक तत्परता से क्विकली लेट अस हैव अ परव्यू ओवर हियर। एक क्विकली हम इसको देख लेते हैं। पहले अध्याय में पाश्चात्य दर्शन की पूरी स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, पृष्ठ 1 से 36 तक, जिसमें
दर्शन की परिभाषा क्या है, यूनानी दर्शन क्या है, अन्य पाश्चात्य दर्शनों का विवेचन हुआ है, हेगेल का दर्शन, और फिर अंततः मार्क्स का दर्शन। ये प्रथम अध्याय की रूपरेखा है। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने पाश्चात्य राजनीति का विशद विवेचन पृष्ठ 37 से 129 तक किया है कि यूनान का राज्य दर्शन क्या था। यूनान यानी कि ग्रीक, प्लेटो जिसको अफलातून भी कहते हैं, उसका क्या दर्शन था। अरस्तु यानी एरिस्टोटल का राजनैतिक दर्शन क्या था। मध्य युग, द मिडाइवल एजेस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिक्स, अल्थूसियस की बात उन्होंने बताई है। ग्रोशस एक वहां का राजनीतिज्ञ हुआ है। आधुनिक विचारधारा के बारे में भी स्वामी जी महाराज ने अपनी टीकाएं की हैं। और फिर उसके बाद में राज्य का जन्म और सामाजिक अनुबंध, यानी कि द इंसेप्शन ऑफ द स्टेट एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वेस्ट का एक थॉट है। और क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि इस पुस्तक में पहले पूर्व पक्ष है और फिर उत्तर पक्ष, पहले पाश्चात्यों की बात कही गई है और फिर पैरावाइज उसका रिप्लाई दिया गया है, द वे इट हैपेंस इन द लीगल स्ट्रक्चर्स एज वेल। उसके बाद थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, महाभारत में सामाजिक अनुबंध की बात रखी गई है, उसको उन्होंने विशिष्टता से उभारा है कि हाउ द वेस्टर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ महाभारत, इट इज ऑन पेज 65। इसके बाद महाराज श्री ने व्यक्तिवाद की बात की है, उपयोगितावाद की बात की है, वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात है, एक सत्तावाद की बात है, आदर्शवाद, जनवादी राजसत्ता, कांट और फिक्टे, इन पश्चिम के स्कॉलर्स की राजनीतिक विषयों में बात रखी है। फिर हिगेल, बोंदा, टी.एच. ग्रीन, एफ.एच. ब्रैडले, फिर मार्क्सवाद एज अ होल, कार्ल मार्क्स स्पेशली, समष्टिवाद, संघवाद, बहुलवाद, फैसीवाद, फैसिज्म एज वी नो, जनवाद और अराजकतावाद। सो सारी की सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बिकॉज दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड अराउंड 1955, तो उन सभी का एक बड़ा समग्र विवेचन उन्होंने लगभग 100 पृष्ठों में, 90 पृष्ठों में किया है। इसके बाद अध्याय 3 आता है जिसमें विकासवाद, जो कि विकासवाद की बात जो है, एवोल्यूशन की जो बात है, जो डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात जो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन की है, फिर स्पेंसर ने उसको कैसे बढ़ाया, उसकी मीमांसा, जाति का विधान, लुप्त जंतु, गर्भशास्त्र, संधि योनियां, प्राकृतिक चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द नेचुरल स्पीशीज, कृत्रिम चुनाव, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मनुष्य जाति के बाद में मानव सृष्टि का मूल स्थान, उसके बारे में बात रखी गई है। इसी में उन्होंने भाषा विज्ञान का भी पक्ष उठाया है। जड़ या चेतन, हम जड़ हैं या चेतन, ये प्रश्न चिन्ह के साथ आपने इसको रखा है। विकासवाद और जाति, और अंततः कर्म, विपाक और विकासवाद। इसमें से कुछ टर्म्स ऐसे हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनका थोड़ा सा एक इंग्लिश ट्रांसलेशन टर्म का कम से कम हम दे पाएं। whenever we will come to that space, तो थोड़ा सा comprehension will become more agile and easy। फिर फोर्थ चैप्टर मार्क्सीय द्वंद्ववाद, जो डायलेक्टिक्स की बात कही है, द डायलेक्टिक्स ऑफ मटीरियलिज्म, उसको फिर आपने एक बड़े रूपक से देखा है। एंजिल्स का प्रकृति संबंधी द्वंद्ववाद, जो फ्रेडरिक एंजिल्स जो कि मार्क्स के साथी रहे हैं, उनका प्रकृति के संबंध में जो डायलेक्टिक्स है उसका इन्होंने विवेचन किया है। ये यही समाप्त हो जाता है। उसके बाद अध्याय 5 पर तुरंत आ जाते हैं, जो कि वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। बिकॉज मार्क्सिज्म का एक जो बेसिस है कि देयर इज ऑलवेज अ परपेचुअल काइंड ऑफ अ क्लास स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल देयर ट्रीटाइज। तो उसके बारे में ये अध्याय है। सापेक्ष और शाश्वत नियम, व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में स्वामी जी ने बात रखी है। शाश्वत नियम क्या है, शोषक और शोषित, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, दिस कॉन्सेप्ट, द आर्थिक असंतुलन, उत्पादन और नियम, वर्ग विद्वेष, अगेन द क्लास स्ट्रगल, क्लास में जो विद्वेष है, वास्तविक पूंजी, व्हाट इज द रियल कैपिटल, श्रेणी भेद का आधार, हाउ द क्लासेस आर एक्चुअली क्लासिफाइड, संगठन की पूंजी, व्हाट इज द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्र का वशीकरण, समाजवाद में लोकतंत्र, श्रमिकों का एकाधिपत्य,
कम्युनिस्टों की कूटनीति, उत्पादन और समाज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ और श्रमिक, ये सब सब्जेक्ट्स हैव बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर 5। इसके बाद में मार्क्सीय अर्थव्यवस्था का एक विशद विवेचन है। मूल्य का आधार कैसे हो, मूल्य और श्रम, मजदूरी, अतिरिक्त लाभ, उपयोगी वस्तु और सौदे की वस्तु, लाभ या मुनाफा, अतिरिक्त श्रम और मुनाफा, अतिरिक्त मूल्य और शोषण, श्रम और मुनाफा, पूंजी और श्रम, अतिरिक्त आय और अंतर विरोध। इसके बाद में देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स, सर्वहारा और क्रांति, पूंजीवाद और कृषि, व्यक्तिगत वैध भूमि, भूमि कर, कृषक का अतिरिक्त श्रम और भूमि कर, बड़े परिमाण में खेती, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, समाजवादी सब्जबाग, मार्क्सवाद और राष्ट्र, मार्क्सवाद और युद्ध, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में पूंजीवाद, पूंजीवादी साम्राज्यवाद, अशांति की जड़, आर्थिक विषमता। अध्याय 7 जिसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद का विषय वस्तु आपने लिया है। इतिहास क्या है, इतिहास की मार्क्सीय व्याख्या क्या है, भौतिकवादी व्याख्या, उत्पादन शक्तियां और नियम, मार्क्स एवं इतिहास, परिवर्तन के कारण, इतिहास और व्यक्ति, राष्ट्रीयता का भाव, इतिहास का वर्ण विषय। देन ही कम्स बैक, मार्क्स दर्शन पे दोबारा से आते हैं। वैज्ञानिक द्वंद्ववाद, पूंजी का स्वरूप, आपने शुरू किया था दर्शन की परिभाषा से और मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में दर्शन की बात करी है। प्रतिषेध का प्रतिषेध, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद, अति भौतिकतावाद और द्वंद्वमान, अंतर विरोध पर बुखारिन, गुण परिवर्तन, ज्ञान का मूल, सामाजिक व्यवस्था, पाप पुण्य और शोषण, सामाजिक विकास की कुंजी, श्रेणियों और वृत्ति, धर्म और अर्थ, उत्पत्ति के साधन और न्याय, मार्क्स और धर्म। उसके बाद मार्क्सीय समाज की व्यवस्था जिसमें पूंजीवादी युग और स्त्री, पातिव्रत धर्म, अर्थमूलक समाज में सामाजिक संबंध, वर्गवाद, व्यभिचार का उन्मूलन, भूत और शक्ति, क्या मनुष्य की इच्छा शक्ति स्वाधीन है, द्वंद्व न्याय और अंतिम सत्य, कांट का ज्ञान सिद्धांत, व्यवहार और तथ्य, द्वंद्व न्याय और विकास, मार्क्स और ज्ञान, मार्क्सीय मन या ज्ञान पर विचार रखे गए, आदर्शवाद की बातें हैं, विज्ञान एवं समाजवाद, सत्य, ज्ञान का मूल्य, विकास, आवश्यकता एवं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अवबोध, भारतीय दर्शन में ज्ञान का सिद्धांत, अनुभव और आत्मा, अनुभव विमर्श, ज्ञान और आनंद, मूल वस्तु या चेतना, आत्मा एवं भूत। इसके बाद में अध्याय 11 में मार्क्स और आत्मा पर एक विशद विवेचना है। आत्म तत्व का विमर्श है, स्मृति और प्रमा में पार्थक्य, अहमर्थ और आत्मा। 12वां अध्याय मार्क्स और ईश्वर, ईश्वर के संबंध में भारतीय दर्शन के आधार पर मार्क्सवादियों के विचार। और अंततः 13वां जो अध्याय है उपसंहार का, जिसमें भारतीय राजनीतिक दर्शन, शास्त्रीय शासन विधान, राजनीति में किसका अधिकार और सत्पुरुषों से एक निवेदन। तो इस प्रकार पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ने त्रयोविंशत 13 अध्यायों में, जो कहते हैं कि भाई 13 एक अनलकी नंबर है, बट 13 अध्यायों में उन्होंने ये मार्क्सवाद और रामराज्य की एक विशद जो 800 पृष्ठों की एक comparative analysis which he has presented, which was earlier in Sanskrit, which was translated in Hindi, and efforts have been done to translate it into English as well, but somehow or the other we have not come across any English translation so far. और जैसा कि ऊपर विद्वान पुरुषों ने कहा कि इसको एक बार में पढ़कर समझना बड़ा मुश्किल है, तो हमने यह निवेदन स्वीकार किया क्योंकि कल ही पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव था। तो आज और अगले 5 अगस्त को हमारे रामलला के भव्य मंदिर का, राम राज्य का आप ये कह सकते हैं कि अधिष्ठान पुनः रखा जा रहा है एक भौतिक स्वरूप में भी। तो हम प्रयास करेंगे कि इन 13 अध्यायों के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, ऑल दोस टॉपिक्स वी कैन टेक अप वन ऑन वन and read it from this book in this format, and so that it can become a kind of it can make us easy to read this book, because this is a treatise. This would really need a serious
टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम कमिटमेंट ऑन आवर पार्ट। तो हमरे राम की जैसी भी बुद्धि है, यथा बुद्धि यथा सामर्थ्य, इस इस विशद ग्रंथ का वाचन करने का एक छोटा सा प्रयास है। आशा है कि आपको यह प्रयास सार्थक लगेगा और हमारे जो भारतवर्ष में जो एक आज भी एक वैचारिक द्वंद्व है, उसको विजित करने में, सनातनता के मूल अधिष्ठानों को स्थापित करने में शायद इस छोटे से लघु प्रयास से कुछ सहायता मिलेगी सुधीजनों को, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एक एक अध्याय और एक एक विषय को लेकर छोटे छोटे लघु एपिसोड्स में बनाने का भाव है। आप सभी अपनी टिप्पणियां इस YouTube के सीरीज में डालिएगा, जिससे कि हमको इसको इम्प्रूव करने में, इसको और बेटर करने में सहायता मिले। जय जय श्री राम।